नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ सिंह अपने यूट्यूब चैनल अर्थग्राफी के माध्यम से एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में हम एनटीए नेट के शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसको कैसे सॉल्व किया जाए इस चीज़ को हम देखेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है शिक्षण, प्रकृति, उद्देश्य, आवश्यकताएं, विधियां, मूल्यांकन तथा शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। ये हमारा पहला टॉपिक है। जो पहला क्वेश्चन है, शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता है। शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता है शिक्षण कौशलों में निपुणता, शिक्षण की विभिन्न तकनीकों के उपयोग में निपुणता, या सी शिक्षण में संचार माध्यमों एवं तकनीकों के समुचित उपयोग में निपुणता। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें डी जो है सबसे उत्तम है, अर्थात इसमें से जो है सभी सही हैं, डी। इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि शैक्षिक दक्षता का सामान्य अर्थ शिक्षा से संबंधित क्रियाकलापों में निपुणता प्राप्त होने से होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मापन एवं मूल्यांकन के मध्य कोई संबंध नहीं है। मापन मूल्यांकन की प्रक्रिया का एक भाग है। मापन एक चर को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया है। यहाँ पे जो आपका पहला ए है कि मापन एवं मूल्यांकन के मध्य कोई संबंध नहीं है, यह गलत है। मापन एवं मूल्यांकन के मध्य जो होता है बहुत ही गहरा संबंध होता है, या कह सकते हैं कि यही अन्य संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है कि 2016 की यूजीसी की कौन सी अधिसूचना गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सुनिश्चित करने का प्रयास है। पीएचडी पूर्ण करने की न्यूनतम और अधिकतम अवधि, पीएचडी कार्यक्रम लागू करने की 11 शर्तों को पूरी करना, और पर्यवेक्षकों द्वारा उनके शोध विद्यार्थियों के शोषण को रोकने हेतु किए जाने वाला उपाय, मुक्त विश्वविद्यालयों को पीएचडी कार्यक्रम की अनुमति देना। यहाँ पे लगभग जो चारों ऑप्शन हैं वो सही हैं, बट इसमें से पूछा गया है, क्वेश्चन आपका क्या है कि गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सुनिश्चित करने का प्रयास है। अधिसूचना गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सुनिश्चित करने का प्रयास है, इसमें से बी आपका सही है। पीएचडी कार्यक्रम लागू करने की 11 शर्तों को पूरी करना। बच्चों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान को क्या कहते हैं। तो आप यहाँ पे अपना उत्तर दीजिए। अधिकतर लोग ए और बी दोनों मार रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, पेडागॉजी, एंड्रागॉजी। दोनों अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पेडागॉजी जहाँ बच्चों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान से संबंधित है, वहीं पे एंड्रागॉजी वयस्क शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट, प्राथमिक समंकों में सम्मिलित नहीं होती। प्राथमिक समंकों में सम्मिलित नहीं होती। देखिए, जब भी हम आंकड़ा पढ़ते हैं तो आंकड़ा दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। एक प्राथमिक आंकड़े होते हैं, एक द्वितीयक आंकड़े होते हैं। प्राथमिक आंकड़ों का तात्पर्य होता है कि जब शोधकर्ता डायरेक्ट सीधे तौर पर जा कर के क्षेत्र में चीज़ों को कलेक्ट करता है तो उसे प्राथमिक डाटा कहते हैं, जिसके अंतर्गत प्रश्नावलियाँ आती हैं, साक्षात्कार आते हैं और अनुसूचियाँ आती हैं। यहाँ पे डी जो होगा पुस्तकें, ये प्राथमिक डाटा ना होकर या प्राथमिक आंकड़ा ना होकर के द्वितीयक आंकड़ा होती हैं। यहाँ पे तो डी प्राथमिक समंकों के संकलन है तो प्रश्नावलियों, अनुसूचियों तथा साक्षात्कार माध्यम का प्रयोग किया जाता है, जबकि पुस्तक समंक संकलन का द्वितीय स्रोत है। समंक का तात्पर्य यहाँ पे डाटा से है, आंकड़े से है। यहाँ पे बतलाया भी गया है कि जो संकलन है ये दो प्रकार का होता है, प्राथमिक समंक या मूल समंक, द्वितीयक समंक। द्वितीयक समंक प्राथमिक समंकों का संकलन ही अध्ययनकर्ता के माध्यम से विभिन्न प्रकार की पत्रिकाओं, पुस्तकों आदि में छपाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है।
आप देखिए और उत्तर दीजिए। यहाँ पर बतला दें आपको कि शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, स्मृति स्तर, विमर्शी स्तर, अवबोध स्तर। यहाँ पे विभेदीकरण स्तर यह शिक्षण का स्तर नहीं है, अर्थात बी जो है इसका सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। केंद्रीय अनुसंधान औषधि संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय अनुसंधान औषधि संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई, नई दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी। तो लखनऊ जो है ये इसका सही उत्तर है। ये उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन एसोसिएशन प्रोफेसर 2014 का क्वेश्चन है, तो लखनऊ इसका सही है। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है, डिजिटल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। तो इनमें से हम दो अच्छे तरीके से जान रहे हैं, एक DLW और दूसरा एम्स। DLW वाराणसी, एम्स नई दिल्ली। पेडागॉजी किससे जुड़ा हुआ है? इसके पहले आपने देखा था कि पेडागॉजी और एंड्रागॉजी ये 2 शब्द आए थे। अब यहाँ पे पेडागॉजी आया हुआ है, तो पेडागॉजी किससे जुड़ा हुआ है? तो पेडागॉजी जो है यहाँ पे पठन पाठन शिक्षण कार्य से जुड़ा हुआ है, जो कि बच्चों से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से फलांग की त्रुटि कौन सी है? स्थान त्रुटि, स्थिर अचर त्रुटि, प्रत्याशा त्रुटि, प्रत्युत्तर की त्रुटि। तो इसमें से जो आपका सी है, प्रत्युत्तर की त्रुटि, ये फलांग की त्रुटि के अंतर्गत शामिल की जाती है। अब यहाँ पे फलांग की त्रुटि प्रत्युत्तर की त्रुटि है, क्योंकि इसके द्वारा ही सर्वेक्षण, शैक्षणिक मुद्दे आदि का निराकरण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के विषय के समझने पर निर्भर करती है। शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक की लिखावट पर निर्भर करती है। और शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सोचने की शक्ति का विकास करना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से कोई 2 जो है वो सही है, कोई 2 जो है वो सही है, वही उसका उत्तर हमें बताना है। तो यहाँ पे जब भी हम देखते हैं तो एक आपका जो है, आप देख लीजिए कौन सा उत्तर सबसे बढ़िया है। इसमें आपका जो है डी तो एग्जैक्ट सही है कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों की सोचने की शक्ति का विकास करना है। तो डी देखिए कहाँ कहाँ सी और डी में है, या तो ए अगला सही हो सकता है या तो बी अगला सही हो सकता है। एलिमिनेटिव जो उत्तर निकालने की विधि से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के विषय समझने, निश्चित रूप से शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के विषय के समझने पर निर्भर करती है। तो ये ज़्यादा बेटर आंसर है, अर्थात ए और डी इसका सही होगा, उत्तर सी। तो यहाँ पे बतलाया भी गया है कि शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के विषय के समझने पर निर्भर करती है और शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सोचने की शक्ति का विकास करना है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र 2005-2014 के दशक को घोषित किया गया। 2005 और 2014 के दशक को सतत विकास हेतु शिक्षा का दशक घोषित किया गया। यहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसकी जो विधिवत चर्चा की गई थी 1992 ईस्वी के प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में की गई थी, जहाँ पे एजेंडा 21 निर्धारित किया गया था, अर्थात 21 उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। यहाँ पे 2005 से 14 के बीच का जो दशक है, यह सतत विकास हेतु शिक्षा के दशक से संबंधित है। बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष थे। एक समिति का गठन शायद 1992 ईस्वी में किया गया था, स्कूली बच्चों के लिए किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल जी थे इस समिति के अध्यक्ष।
तो यह जो कथन है बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष, या जो यह कथन है ये किसके द्वारा संबंधित है? ये प्रोफेसर यशपाल द्वारा संबंधित है। 1 मार्च 1992 को स्कूली बच्चों के शैक्षिक बोझ को कम करने के हेतु जिस समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल महोदय थे। आप अन्य एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं यहाँ पे। अगला है, निम्नलिखित में से जोड़ा कौन सा सही है? निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद सितंबर 1981, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 1985, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, वयस्क शिक्षा, प्रथम शास्त्रीय भाषा कोंकणी। अब यहाँ पे तो जो बी है यह सही उत्तर लग रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी, जबकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना जो होती है यह अगस्त 1995 में होती है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, जबकि प्रथम शास्त्रीय भाषा तमिल है। तमिल निवासी मानते हैं कि जो हमारी भाषा है वह संस्कृति से भी पुरानी है, इसीलिए वो कभी कभी आंदोलनरत रहे प्राचीन कालों में कि तमिल को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा या उसको सम्मान दिया जाए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रदान करता है उच्च शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा। जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है यह उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान करता है। यह स्पेशली बालिकाओं के लिए होता है, जिसकी स्थापना जो है 2006-07 के अंतर्गत हुई थी। इसमें 12वीं तक के हॉस्टल की सुविधा प्रदान की जाती है और इसमें केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की भागीदारी 75 और 25 के अनुपात में होती है। अर्थात 100 रुपये अगर खर्च करना है तो 75 रुपये केंद्र सरकार के द्वारा खर्च की जाएगी और 25 रुपये राज्य सरकार के द्वारा खर्च की जाएगी। चलते हैं, आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्यालय मानचित्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विद्यालय मानचित्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह विभिन्न तकनीकों एवं प्रक्रियाओं का एक समूह है। तो टेक्निकल, देखिए विद्यालय मानचित्रण एक टेक्निक होता है और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो ये सही लग रहा है। इसका प्रयोग स्थानीय स्तर पर आगामी शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान के लिए किया जाता है। निश्चित रूप से इसका अर्थ सिर्फ एक बड़े मानचित्र पर वर्तमान विद्यालय का स्थान निरूपित, ये तो सबसे गलत लग रहा है हमें। यानी अगर आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखने के बाद एग्जैक्ट आपको पता चल जाए कौन सा सबसे गलत है। इसका लक्ष्य आगामी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उठाए जाने वाले कदम की योजना बनाना। निश्चित रूप से यह एक प्रकार की योजना आई थी जिसके अंतर्गत इस विद्यालय मानचित्रण के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर आगामी शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान के लिए किया जाता है और इसका लक्ष्य आगामी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उठाया जाता है। इसकी पूरी एक रूपरेखा तय की जाती है आगामी आने वाले पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के लिए। तो इसमें से सी जो है वो गलत है। स्थानीय स्तर पर विद्यालय मानचित्र तैयार करने के लिए विभिन्न कार्यों का सही क्रम कौन सा है? तो सामान्य तौर पर विद्यालय मानचित्र का जो क्रम होता है वो निदान, प्रक्षेपण और प्रस्ताव से संबंधित है। विद्यालय मानचित्रण एक ऐसी प्रस्तुतिकरण होती है जिसके माध्यम से नक्शे को एक बार देखने से उस स्कूल की सभी शैक्षणिक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो जाती है। यह बहुत ही चर्चा में रहा है। आप जाएंगे विभिन्न प्राथमिक स्कूलों पर देखेंगे कि तमाम प्रकार की चीज़ें जो हैं लिखी गई होती हैं। आप उसको देख करके उस विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था के बारे में एग्जैक्ट सीधे तौर पर आप बता सकते हैं कि क्या स्थिति हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो सबसे पहले हम चारों ऑप्शन देखते हैं। लैंगिक दूरियों को कम करना, आर्थिक एवं योग्यता बाधाओं को दूर करना,
सन 2020 तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा में अवधारणा, और डी है उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा की पहुंच सन 2017 तक। तो यहाँ पे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य सन 2020 तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा में अवधारणा, ये गलत है, ये इसका उद्देश्य नहीं है। बाकी तीनों जो हैं वो सही हैं। ये सभी विद्यार्थियों की विद्यालय में सार्वभौमिक अवधारणा करना है, ना कि माध्यमिक स्तर शिक्षा में अवधारणा करना है। अर्थात सन 2020 तक ये सभी विद्यार्थियों का विद्यालय में सार्वभौमिक अवधारणा करना है। ये स्पेशली पर्टिकुलर माध्यमिक नहीं, जूनियर, यानी जो जूनियर होता है, सीनियर होता है, सब सीनियर होता है, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, सबको मिला करके यह अवधारणा विकसित की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे विद्यालय आयोजन में सम्मिलित किया जाता है? क्वेश्चन अच्छा है और ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में पूछा गया है। स्थानिक एवं अनुदेशात्मक सुविधाएं, जनांकीय आयाम, स्थानिक एवं जनांकीय आयाम, मानदंड स्थानिक एवं जनांकीय आयाम। तो विद्यालय आयोजन स्पेशली अगर इसको देखना होगा कि विद्यालय आयोजन स्पेशली होता क्या है। सामान्य तौर पर विद्यालय आयोजन के अंतर्गत स्थानिक एवं जनांकीय आयाम शामिल किए जाते हैं। ये इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग होते हैं, अर्थात इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य नहीं है। विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य नहीं है। तो आप क्वेश्चन देखेंगे, आपको उत्तर मालूम हो जाएगा कि विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालकों में अधिकारों के विषय में सरल तरीके से बताना, निश्चित रूप से। और आजकल तो यह प्राथमिक स्कूलों की एक महत्वपूर्ण क्रिया हो गई है और ऐसा किया जा रहा है। पास पड़ोस के बच्चों से मिला जा रहा है अध्यापकों के द्वारा, और उनको जो है उनके अधिकारों के बारे में, शिक्षा के बारे में, हर चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। नामांकन व उपस्थिति को सुनिश्चित करना, निश्चित रूप से यह भी विद्यालय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। विद्यालय में मध्याह्न भोजन का प्रबंध करना, ये भी सही है। विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का प्रबंधन विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से ही किया जा सकता है। डी, अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना। अच्छा, तो अब विद्यालय प्रबंधन अध्यापकों को पढ़ाएंगे या उनके प्रशिक्षण से संबंधित तमाम प्रकार की योजनाएं निर्धारित नहीं। यह काम जो राष्ट्रीय स्तर की शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं, जैसे आपने इसके पहले अभी देखा था कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, इन लोगों का काम है अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना, ना कि विद्यालय प्रबंधन समिति की। तो निश्चित रूप से जो उत्तर गलत है वो डी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह वर्णित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यह भी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जा चुका है। इसका जो उत्तर है डी, 45 शिक्षण एवं तैयारी के घंटे। सप्ताह में न्यूनतम कार्य घंटे की जो कार्य प्रणाली है या क्रिया है वह 45 शिक्षण एवं तैयारी के घंटों से संबंधित है। 1 अप्रैल 2010 से मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान करते हुए संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया और यह था निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम। इसे संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। यहाँ पे 2020 ना होकर के 2002 है। 2002 में एक समिति के माध्यम से इसको अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान व मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक के 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या होगी। निश्चित रूप से 30 बच्चों पर एक शिक्षक होता है। यहाँ पे 200 छात्र हैं तो 200 छात्र बटे अगर 30 कर देंगे तो ये लगभग आपका हो जाएगा
सी 6 अध्यापक। 180 लगभग 180 पे 6 अध्यापक होंगे, 20 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 6 हो जाएंगे। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर के 200 छात्रों के लिए 6 शिक्षकों की व्यवस्था होगी, इसका प्रावधान किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29(1) के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है। तो राज्य की जो घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है वह है SIRT। राज्य, यहाँ पे S से संबंधित है स्टेट, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, आप NTA नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और अभी तो फ़िलहाल NTA नेट के क्वेश्चंस आपको मिलना प्रारंभ नहीं हुए हैं, लेकिन जब मिलना प्रारंभ हो जाएंगे तो आपको करना क्या है कि आप क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन देखिए और उसका एक्सप्लेनेशन देखिए, और उस एक्सप्लेनेशन को आप एक नोट्स बना करके उसको लिखें। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आगे देखेंगे आप, जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे NTA नेट से संबंधित, वो जो उनका क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन तो अलग होता है बट जो उनका कॉन्सेप्ट होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पे हमें जिस पर ध्यान देना है वह है कॉन्सेप्ट। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 23 आता है SIQE का जो पूरा नाम है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। राज्य सरकार द्वारा सतत एवं मापक मूल्यांकन व बाल केंद्रित शिक्षा प्रक्रिया को आदर्श विद्यालयों में लागू करने का निर्णय लिया है। इस हेतु SIQE स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बार नेट के एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद है 24वां क्वेश्चन, IASE CTE एवं सभी जिलों की डायट्स को शैक्षिक मार्गदर्शन एवं संबलन प्रदान करने हेतु राज्य की नोडल एजेंसी है। निश्चित रूप से यहाँ पर जब हम ऑप्शन देखते हैं, रमसा है, RSTB है, SSA है और SIERT है। तो निश्चित रूप से जो पहला है A है वही सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परिषद, खास बात यह है कि जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है NCTE, वह भी राजस्थान के जयपुर शहर में ही है। बट राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 11 नवंबर 1978 को उदयपुर में की गई थी। यह विद्यालयी शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों का निर्माण, शिक्षक प्रशिक्षणों आदि से संबंधित कार्य संपादित करती है। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास एवं साक्षरता विभाग के तहत साक्षर भारत कार्यक्रम में निम्न में से कौन सा आयाम और शामिल किए गए हैं? चुनावी एवं वित्तीय साक्षरता, कानूनी साक्षरता, आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा, ये सभी। तो जो यह क्वेश्चन है आयोग के द्वारा उस समय क्वेश्चन गलत पूछ लिया गया था। 8 सितंबर 2009 को प्रारंभ किया गया साक्षर भारत कार्यक्रम केंद्र द्वारा शुरू की गई योजना है, जो 15 वर्ष से अधिक आयु के असाक्षर व नवसाक्षर व्यक्तियों के लिए प्रारंभ की गई है। इस प्रश्न को आयोग द्वारा हटा दिया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 में। तो देखिए, यशपाल समिति का जो गठन किया गया था 1992 ईस्वी में किया गया था, लेकिन इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1993 ईस्वी में दी और इसका जो प्रमुख रिजल्ट था बिना बोझ के सीखना, राइट। अगला है कक्षा का, ये आ गया नेट का क्वेश्चन। इतना बड़ा क्वेश्चन नेट का ही हो सकता है। कक्षा का मुक्त वातावरण जहां अध्यापक एवं छात्र आपस में सहभागी होते हैं,
एक दूसरे से बातचीत करते हैं, पढ़ाते हैं। एक पढ़ाता है तो दूसरा पढ़ता है, दूसरा सवाल पूछता है तो अगला जवाब देता है, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। ऐसे वातावरण में कौन सा शिक्षण स्तर सहायक होगा? तो चलिए देखते हैं। स्मरण स्तर, अवबोध स्तर, स्वायत्त विकास स्तर, विमर्शी स्तर। तो जो शिक्षण, ये देखिए ये कॉन्सेप्ट बेस है, इसको आप नोट कर लीजिए कि जो शिक्षण पद्धति का जो विमर्शी, देखिए शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। एक स्मरण स्तर होता है, अवबोध स्तर होता है, विमर्शी स्तर होता है। ये लगातार होते हैं, यानी सबसे अगर कमज़ोर होता है तो वो स्मरण स्तर होता है, उससे अगर बढ़िया होता है तो अवबोध स्तर होता है, और सबसे अगर बढ़िया है तो रिफ्लेक्टिव लेवल या विमर्शी स्तर होता है। तो विभिन्न शिक्षण स्तरों के सहयोग से शिक्षण प्रक्रिया संभव है, यानी सभी से शिक्षण प्रक्रिया संभव है, बट विमर्शी शिक्षण स्तर इन शिक्षण स्तरों में से एक है जो मुक्त कक्षा वातावरण में, ध्यान दीजिए, मुक्त कक्षा वातावरण में छात्र एवं अध्यापक की एक सहभागिता होती है और प्रायः एक दूसरे को ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट है 28वां क्वेश्चन। अब ये लग रहे हैं कि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कंसेप्ट बेस। निम्नलिखित विशिष्टताओं में से कौन से शिक्षण के अवबोध स्तर का वर्णन करती है? तो यहाँ पे आपके सामने 4 टॉपिक दिए गए हैं और इनमें से कोई 2 जो है सही होगा। चलिए तो हम एक एक पढ़ते चल रहे हैं और आप क्लियर करते चलिए ये सही होगा कि गलत होगा। पहला है, प्रस्तुत तथ्यों को स्मरण रखने की शक्ति को प्रोन्नत करने के लिए सुव्यवस्थित सोपानिक प्रस्तुति। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अवबोध स्तर का वर्णन कहा गया है, ना तो चिंतन स्तर और ना ही विमर्शी स्तर। अवधारणाओं की व्याख्या के लिए अधिक संख्या में सकारात्मक एवं नकारात्मक उदाहरण देना, सूचनाओं के प्रभावी भंडारण पर बल देना, तथ्यों के बीच संबंधों के अवलोकन को प्रोन्नत करने में सहायक होना। अब यहाँ पे जो लग रहा है जैसे कि ई आ गया, तथ्यों एवं सूचनाओं का समीक्षात्मक विश्लेषण करना। तो भाई तथ्यों एवं सूचनाओं का समीक्षात्मक जब विश्लेषण करेंगे तो वह विमर्शी स्तर में आ जाएगा। सूचनाओं सी जो है, सूचनाओं के प्रभावी भंडारण पर बल देना, ये चिंतन स्मृति स्तर आ जाएगा। प्रस्तुत तथ्य को स्मरण स्मृति स्तर। तो यहाँ पे जो अवबोध से संबंधित है वो आपका बी है और डी है, अर्थात इसका जो उत्तर संबंधित है बी और डी। शिक्षण का अवबोध स्तर शिक्षण की स्मृति स्तर से उच्च होता है। यह अधिगमकर्ता के संज्ञानात्मक योग्यता को बढ़ाता है। यह शिक्षक और विद्यार्थी को लिए गए अवसर उपलब्ध कराता है। शिक्षण के इस स्तर में चीज़ों को उदाहरण द्वारा है तथा यह पारस्परिक व्यवहार का गुण भी विकसित करता है जो शिष्यों में सहयोग की भावना को बढ़ाता है। अर्थात शिष्यों में सहयोग की भावना को कौन सा स्तर बढ़ाता है? अवबोध स्तर या समझ का जो स्तर है वो बढ़ाता है। देखिए, चिंतन स्तर होता है, जब व्यक्ति चिंतन करता है तो उसके बाद उसके अंदर समझ आती है, और जब समझ आती है तो तमाम प्रकार की समस्याओं को जानने के लिए, उसका समाधान करने के लिए विमर्शी स्तर आता है। तो ये शिक्षण के 3 स्तंभ हैं। अगला है, शिक्षण के कौन से स्तर पर अध्यापक की भूमिका अंतःक्रियात्मक होने के बजाय अधिक सक्रिय होती है? भाई ये क्वेश्चन टफ है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो उत्तर दिया गया है स्मृति स्तर। शिक्षण के स्मृति स्तर पर अध्यापक की जो भूमिका होती है ये अंतःक्रियात्मक होने के बजाय अधिक सक्रिय होती है, और इस स्तर पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मूलतः उद्दीपन प्रक्रिया पर आधारित होता है। निश्चित तौर पर स्मृति स्तर पर जो अध्यापक की भूमिका होती है वो अंतःक्रियात्मक होने के बजाय अधिक सक्रिय होती है, ठीक है। और बच्चों को स्पेशली बच्चों को इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया जाता है या उन पर दबाव डाला जाता है कि वो चीज़ों को याद रखें। स्मृति स्तर के अंतर्गत ऐसे ही शिक्षण व्यवस्था का
ऐसी शिक्षण व्यवस्था का उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट है विमर्शी शिक्षण की विशिष्ट पहचान क्या है। विमर्शी, व्हाट इज़ द हॉलमार्क। विमर्शी शिक्षण में जो टीचर होता है और स्टूडेंट होता है, ये दोनों अति सक्रिय होते हैं। स्पष्ट, संगठित, सुसंरचित विषय वस्तु, वैयक्तिक, अंतःक्रियात्मक और उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक आदान प्रदान, व्यवस्थित और सुनियोजित द्रुत प्रश्न उत्तर सत्र, तार्किक, सुसंगत और उदाहरण आधार प्रस्तुतियाँ। अब इसमें कौन सा उत्तर आप लगाएंगे? क्वेश्चन देख लीजिए एक बार फिर से, रिपीट कर लीजिए। विमर्शी शिक्षण की विशिष्ट पहचान क्या है? इसका जो है ए सही है। स्पष्ट, संगठित और सुसंरचित विषय वस्तु, क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट है शैक्षिक उद्देश्यों के अधिक्रम में संज्ञानात्मक व्यवहारों के सही क्रम की पहचान करें। हाँ, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो क्रम है आप क्रम डिसाइड करें कि कौन सा सबसे पहला आएगा और कौन सा बाद में आएगा। तो यहाँ पे ज्ञान है, अनुप्रयोग है, अवबोध है, विश्लेषण है, संश्लेषण है। तो सबसे पहले तो भाई ज्ञान आएगा, आप सीखेंगे ज्ञान के माध्यम से। तो पहला जो है सही है। तो पहला किस में सही है? ए और सी में सही है, ठीक। और दूसरा क्या आएगा? ज्ञान के बाद तुरंत अवबोध, आप तुरंत सीखने के बाद चिंतन करते हैं और दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तो पहला जो है नॉलेज आएगा और दूसरा जो है दूसरा जो है अंडरस्टैंडिंग आएगा। तो पहला और तीसरा देखिए, हाँ सी। तो पहला और तीसरा, अब आप चाहें तो यहीं से इस आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, बट हम आगे देखते हैं। तो जो एनालिसिस है और अनुप्रयोग है, संश्लेषण है। तो जो तीसरे नंबर पर आएगा वो यूज़ आएगा, एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग, फिर उसका विश्लेषण होगा एनालिसिस, फिर संश्लेषण सिंथेसिस। तो अर्थात 1, 3, 2, 4, 5 ये इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्तर के शिक्षण में तथ्य और सूचना पर विशेष बल दिया जाता है? तथ्य एवं सूचना, भाई देखिए हमारे हिसाब से जो इसका उत्तर लग रहा है वो बिल्कुल सिंपल है। तथ्य सूचना मतलब बस याद करना है बच्चों को। अब भाई अगर मेमोरी लेवल उसका स्ट्रांग नहीं होगा तो वो कैसे याद करेगा? इसीलिए जो इसका उत्तर सही है वो है स्मृति स्तर। मैंने आपको शिक्षण के 3 स्तंभ के बारे में बताया है, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और विमर्शी स्तर। निश्चित तौर पर तथ्यों को, सूचनाओं को जो बच्चों से रटवाया जाता है, उनके दिमाग में डाला जाता है, वो स्मृति स्तर है। अर्थात इसका जो उत्तर है ए सही है। इस चीज़ को आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। जो 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षण को प्रभावित करने वाले कौन से संभावित कारक अनुदेशात्मक सुविधाओं और अधिगम वातावरण से संबंधित है? एक चीज़ और, जब आप NTA-NET के शिक्षण या किसी भी सवाल को सॉल्व कर रहे हों तो उसका आप हिंदी पढ़िए और अंग्रेजी ज़रूर पढ़िए। जब तक आप अंग्रेजी और हिंदी को मिला करके नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके सामने जो आंसर का क्लियर डेटा है वो नहीं आएगा। Which of the following potential factors affecting teaching are related to instructional facilities and learning environment? निम्नलिखित में से शिक्षण को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन से संभावित कारक हैं जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं? किस उद्देश्य से? अनुदेशात्मक सुविधाओं और अधिगम वातावरण से संबंधित है।
शिक्षकों द्वारा प्रशंसा और प्रोत्साहन, उपयोग हेतु पाठ्य पुस्तकों पाठ्य सामग्रियों की अनुपलब्धता, अंतःक्रियात्मक प्रक्रियाओं में पहल परक प्रतिमान, उच्च योग्य शिक्षकों की कमी, स्मार्ट क्लासेस की उपलब्धता। चूज, यहाँ पे आपको 3 चुनने हैं, ठीक है, 3 चुनने हैं और आपका ये है, आप 3 यहाँ पे चुनिए। देखिए कौन कौन से संबंधित हैं जो कि वातावरण को प्रभावित करते हैं। देख लिए। अब देखिए इसको कई तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो सबसे कम जो प्रभावित कर रहा है वो आपका पहला है कि शिक्षकों द्वारा प्रशंसा और प्रोत्साहन। ये अनुदेशात्मक सुविधाओं और अधिगम वातावरण को प्रभावित से संबंधित नहीं है। अनुदेशात्मक सुविधाओं का तात्पर्य यह है कि जैसे आपका हो गया स्मार्ट क्लासेस की उपलब्धता, ये अनुदेशात्मक सुविधाओं से संबंधित है। और अधिगम वातावरण से संबंधित आपका जो है अंतःक्रियात्मक प्रक्रियाओं में पहल परख हो गया। और उपयोग हेतु पाठ्य पुस्तकों पाठ्य सामग्रियों की अनुपलब्धता, अर्थात दूसरा, तीसरा और 5वां, ये जो हैं ये इसका सही उत्तर है। ये देखिए प्रभावित तो सभी करते हैं, ध्यान दीजिए, शिक्षण को प्रभावित सभी करते हैं, बट यहाँ पे एक आधार रख दिया गया है कि अनुदेशात्मक सुविधाओं और अधिगम वातावरण से संबंधित है। इसमें से जो आपका दूसरा है उपयोग हेतु पाठ्य पुस्तकों पाठ्य सामग्रियों की अनुपलब्धता, अर्थात अगर ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं तो हम लर्निंग इन्वायरमेंट्स में अपने आप को इस एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और ये सभी अनुदेशात्मक विधाओं और अधिगम वातावरण से संबंधित हैं। आप इसका जो आंसर है एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये है आपका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है 34वां, निम्नलिखित में से उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो अप्रत्यक्ष शिक्षण रणनीतियों के साथ जुड़ी हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई दोज फीचर्स विच आर एसोसिएटेड विथ इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज। निर्देशित विद्यार्थी अभ्यास, गाइडेड स्टूडेंट प्रैक्टिस, प्रश्नोत्तरी सत्रों के माध्यम से अवधारणा अर्जन पर बल, उद्दीपक सामग्री को लघु एवं सरल पदों में प्रस्तुत करना, समस्या आधारित प्रस्तुतिकरण। देखिए नेट में इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर सारे पूछे जाते हैं और बच्चे यहीं पे परेशान हो जाते हैं। तो उनके अंदर एक जल्दबाजी आ जाती है कि जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ें। बट अगर आप पेपर दे रहे हैं NTA नेट का, तो आप जैसे 1 घंटे फर्स्ट पेपर का होता है, 2 घंटे सेकंड पेपर का होता है, तो आप कोशिश कीजिए कि 1.5 घंटे में आप सब्जेक्ट कंप्लीट कीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट आपके लिए कुछ जाना पहचाना होता है और आप उसको 1.5 घंटे में सॉल्व कर सकते हैं 100 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आते हैं। और 1.5 घंटे आप किसके लिए दीजिए, अब तो ऐसा होने लगा है कि आप 3 घंटे केवल फर्स्ट ही पेपर को देते रहिए, ठीक है। तो आप समय टाइम को मैनेज कीजिए और अपना जो उत्तर है स्पेशल आंसर दीजिए, जल्दबाजी ना करिए, समय आपके पास पर्याप्त है। तो यहाँ पे जो 34वां क्वेश्चन है, 34वां क्वेश्चन भी इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, 2, 4, 5 कौन कौन से हैं, कौन कौन से सही हो सकते हैं। जो कि निम्नलिखित में से उन विशेषताओं को पहचान कीजिए जो अप्रत्यक्ष शिक्षण रणनीतियों के साथ जुड़े हुए हैं। तो पहचान करना है हमें।
तो आप देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर मैं उत्तर जल्दबाजी में दे रहा हूं तो आप वीडियो को पुश करके आप अपना उत्तर दे सकते हैं। इसमें जो प्रॉब्लम बेस्ड प्रेजेंटेशन होता है और लेइंग एम्फेसिस ऑन पार्टिसिपेटरी एंड कोलैबोरेट मूव्स, सहभागितापूर्ण और सहयोगात्मक अभियानों पर बल दिया जाना, ये दोनों क्या होते हैं, ये प्रत्यक्ष शिक्षण रणनीतियों से जुड़े होते हैं। बट जो अप्रत्यक्ष शिक्षण रणनीतियों से जुड़े होते हैं वो निर्देशित विद्यार्थी अभ्यास हैं, गाइडेड स्टूडेंट प्रैक्टिस, प्रश्नोत्तरी सत्रों के माध्यम से अवधारणा अर्जन पर बल, फोकस ऑन कंसेप्ट एक्विजिशन थ्रू क्वेश्चन आंसर सेशन, प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस मटेरियल इन स्मॉल एंड ऐसे स्टेप्स, उद्दीपक सामग्री को लघु एवं सरल पदों में प्रस्तुत करना। ये चीज़ें पता नहीं चलती हैं बच्चों को। जो चीज़ें पता चलती हैं वो प्रत्यक्ष शिक्षण रणनीति होती है, लेकिन जो चीज़ें पता नहीं चलती वो अप्रत्यक्ष शिक्षण रणनीति होती है। अर्थात इसका जो उत्तर सही है 1, 2, 3 बी इसका सही उत्तर है। यहाँ पे बतलाया गया है कि अप्रत्यक्ष शिक्षण रणनीतियाँ जो होती हैं ये छात्र केंद्रित होती हैं, अर्थात वह सीधे शिक्षक द्वारा प्रतिपादित नहीं होती हैं। इनमें समस्या समाधान, केस स्टडी, अवधारणा चित्रण इत्यादि सम्मिलित होते हैं। छात्रों का लक्ष्य अवधारणा संकलन पर केंद्रित होता है, जो कि प्रश्नोत्तर सत्र समस्या आधारित प्रदर्शन के माध्यम से संपादित होता है। भाई देखिए, यहाँ पे जो चीज़ें बतलाई गई हैं इसमें टीचर की कोई इम्पोर्टेंस या उनकी कोई भूमिका नहीं है। जो स्टूडेंट होता है वो स्वयं चीज़ों को एनालिसिस करता है और उसको आंसर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन। आप देख सकते हैं कि शिक्षण के किस स्तर में संरचना, स्ट्रक्चर, निर्देशन, गाइडिंग और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों की प्रबलता होती है। तो यहाँ पे स्वायत्त विकास स्तर, विमर्शीय स्तर, अवबोध स्तर और स्मृति स्तर। क्वेश्चन टफ है। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ स्ट्रक्चरिंग, गाइडिंग एंड क्लोजली सुपरवाइजिंग द स्टूडेंट बिहेवियर इज प्रेडोमिनेट। भाई ऑटोनॉमस डेवलप लेवल तो ये कोई स्तर है नहीं। 3 स्तर आते हैं, विमर्शीय स्तर, अवबोध स्तर, स्मृति स्तर। तो इसमें जो स्मृति स्तर है वह शिक्षण के संरचना, निर्देशन और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने के लिए इस्तेमाल होता है। शिक्षण के स्मृति स्तर के जो प्रमुख प्रवर्तक थे हर्बर्ट थे। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। उसके बाद अवबोध स्तर आता है और फिर विमर्शीय स्तर आता है। नेक्स्ट है 36। निम्नलिखित में से किस शिक्षण स्तर में अधिगमकर्ता को अवधारणाओं के सकारात्मक दृष्टांतों के बीच विभेद करने का अवसर प्राप्त होता है? अवधारणाओं के सकारात्मक दृष्टांतों के बीच विभेद करने का अवसर प्राप्त होता है। तो यह तो बिल्कुल सही है। यह जो है हमारे अवबोध से संबंधित है। आप इसका बी उत्तर मार सकते हैं और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। वीडियो को रोक करके आप एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखिए, हो सकता है आप उसे नोट्स भी कीजिए। नेक्स्ट है शिक्षण के दौरान किसी शिक्षक के वे कथन जो विद्यार्थियों को स्वयं या दूसरे के किसी उत्तर को सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? संरचना, अनुदेशनात्मक विविधता, अधिगम प्रक्रिया में संलिप्तता या विशेष परीक्षा। शिक्षण के दौरान किसी शिक्षक के वे कथन जो विद्यार्थियों को स्वयं या दूसरे के किसी उत्तर को सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं सहयोगी व्यवहार के अंतर्गत आता है, जिसे विशेष परीक्षा द्वारा वर्णित किया जाता है। आप इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट है शिक्षण के TL मॉडल का अर्थ है।
TL मॉडल का अर्थ। TL मॉडल का जो अर्थ है, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंडिपेंडेंट एक्ट्स, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटेग्रली रिलेटेड एक्ट्स, टीचिंग एम्स एट लर्निंग, टीचिंग कॉजेज लर्निंग। शिक्षण और अधिगम निराश्रित कार्य हैं। शिक्षण और अधिगम अभिन्न रूप से संबंधित हैं। शिक्षण का लक्ष्य अधिगम है और शिक्षण अधिगम का कारण है। यहाँ पे 3 तो बिल्कुल गलत लग रहे हैं, A, C और D। इसका जो सही उत्तर है B, स्पेशल आंसर है ये। बिल्कुल आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये सही हो सकता है, B। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट है, स्मृति स्तर के शिक्षण में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया जाता है? तो स्मृति स्तर के शिक्षण में निम्नलिखित में से सोच एवं विचार को व्यवस्थित करना, तथ्यों के मध्य संबंध देखने पर, द्रुत प्रत्यास्मरण में सहायता हेतु व्यवस्थित प्रस्तुतियों पर, समीक्षात्मक चिंतन पर, तथ्यों को सही क्रम में लगाने की निपुणता, एक विशेषता की दूसरी विशेषता में पृथक्कीकरण की। तो द्रुत प्रत्यास्मरण, स्मरण की बात आ गई भाई। अब स्मरण किस में होता है? स्मृति स्तर में होता है, ना अवबोध स्तर में और ना ही विमर्शी स्तर में। तो निश्चित रूप से सी इसका सही आंसर है। तो सी देखिए किस में है, सी में है, सी बी में है, सी में है और सी बी में है। अगला क्या हो सकता है? हाँ, तथ्यों को सही क्रम में लगाने की निपुणता, ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ई अर्थात इसका बी जो है वह सही है। ए सोच एवं विचार को व्यवस्थित करना, सी द्रुत प्रत्यास्मरण में सहायता हेतु व्यवस्थित प्रस्तुतियों पर, ई तथ्यों को सही क्रम में लगाने की निपुणता। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जो मैंने आपको बताता रहा अब तक। स्मृति शिक्षण के मुख्यतः 3 स्तर होते हैं, स्मृति के स्तर के शिक्षण, बोध स्तर के शिक्षण और चिंतन स्तर के शिक्षण। स्मृति स्तर के शिक्षण में निम्नलिखित बातों पर बल दिया जाता है: सोच एवं विचार को व्यवस्थित करना, द्रुत प्रत्यास्मरण में सहायता हेतु व्यवस्थित प्रस्तुतियों पर, तथ्यों की सही क्रम में लगाने की निपुणता। स्मृति स्तर के जो मुख्य प्रस्तावक हैं जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट हैं, इसके पहले मैंने आपको बताया था। यह शिक्षण प्रक्रिया का पहला चरण होता है और तथ्यों को रटने और अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। इस स्तर के शिक्षण में सूझबूझ का अभाव होता है। इस स्तर पर अभिप्रेरणा का स्तर भी न्यूनतम होता है। तो आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं और नोट्स कर सकते हैं। किस शिक्षण स्तर में निम्न स्तर के अधिगम परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? निश्चित रूप से यह जो इसका उत्तर होगा ये आपका ए होगा, स्मृति स्तर। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन जरूर आप देखिए और उसको नोट्स भी कीजिए। विमर्शी चिंतन स्तर पर शिक्षण के आयोजना हेतु अपेक्षित बुनियादी आवश्यकताएं संबंधित हैं। तो आप इसको पढ़िए, आपके समक्ष दिए गए हैं। इसका जो उत्तर है बी, समस्याओं तथा उनके समाधान की प्रक्रिया में छात्रों को अन्वेषण और तत्संबंधी व्याख्या में सहायता प्रदान करने से है। विमर्शी चिंतन स्तर शिक्षण का जो सबसे अच्छा स्तर माना जाता है वो यही है। और आप इन चारों ऑप्शन में देखेंगे, उसको पढ़ेंगे तो सबसे बेटर आंसर आपको यही लगेगा। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख लीजिए। स्पेशली विमर्शी स्तर शैक्षणिक व्यवस्था, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, सब आप नोट्स कर लीजिए। अगला है प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों की सूची में से उन्हें चुनिए जिन्हें मुख्य व्यवहार की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुख्य व्यवहार, इससे बहुत सारे क्वेश्चन इंडिया नेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि शिक्षण के मुख्य, देखिए शिक्षण के व्यवहार सभी हैं बट हमें मुख्य व्यवहार देखने हैं। तो मुख्य व्यवहार के अंतर्गत कौन कौन आएगा? पहला आएगा
सभी विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष और श्रव्य एवं मौखिक पढ़ाएगी। चौथा आएगा प्रस्तुतिकरण के विविध तरीके। और पांचवा आएगा कक्षा को कम से कम अस्त व्यस्त करते हुए दुर्व्यवहार को रोकना। शिक्षण कार्य के दौरान प्रयोग किए जाने वाले ऐसे सभी व्यवहार जिसके माध्यम से शिक्षक शिक्षण कार्य को सुगमता से संपन्न कराता है तथा शिक्षक साथ छात्र संबंध शिक्षण व अधिगम के अनुकूल रहते हैं, प्रभावशाली शिक्षण व्यवहार कहलाते हैं। प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों के अंतर्गत निम्नलिखित व्यवहारों को प्रमुखता से शामिल किया जाता है। पहला, सभी विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष श्रव्य और मौखिक प्रदायगी। दूसरा, कक्षा को कम से कम अस्त व्यस्त करते हुए दुर्व्यवहार को रोकना। तीसरा, प्रस्तुतिकरण के विविध तरीके आदि। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट है 43वां, नीचे दी गई सूचना में से उन शिक्षण विधियों की पहचान कीजिए जिनमें संवाद जन्य विमर्श की बहुत अधिक गुंजाइश होती है। तो संवाद जन्य विमर्श यानी बातचीत ज़्यादा हो। तो किसमें होता है? श्रव्य दृश्य उपकरणों की सहायता से व्याख्यान, तो एकदम गलत है भाई, इसमें संवाद थोड़ा हो पाएगा। हाँ, अगर ऑनलाइन क्लास चल रही है तो आप संवाद कर सकते हैं। तो यहाँ पे केवल श्रव्य दृश्य उपकरण है, आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं। समूह शिक्षण। एक पांचवा है श्यामपट्ट पर लिखकर समझाने की विधि, चैक एंड डाक मेथड। ये संवाद नहीं होगा, इसमें केवल ये टीचिंग ये अध्यापक केंद्रित होता है। अध्यापक चाक लेकर के ब्लैक बोर्ड पर लिखता है और अब बच्चों को समझाता है, संवाद नहीं होता है। तो पांचवा और पहला तो बिल्कुल गलत है। देखिए पांचवा किस में है, पांचवा और पहला जो है ए, तो ए गलत हो गया। पांचवा सी और डी में है, तो ये दोनों गलत हो गए, अर्थात इसका बी उत्तर सही होगा। तीसरा, चौथा और छठा। ट्यूटोरियल्स, समस्या समाधान विधि और समूह चर्चा। समूह शिक्षण, इसमें क्या होता है, अध्यापक पूरी क्लास को एक साथ पढ़ाता है, तो यहाँ पे संवाद की स्थिति नहीं होती है। एक प्रकार से जो व्याख्यान होता है, जो लेक्चर होता है, वो टीचर केंद्रित होता है या टीचर सेंट्रलाइज्ड होता है। इसमें आप संवाद जन्य विमर्श को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। बी, यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अगला है कि नीचे दो स्तंभ दिए गए हैं। स्तंभ ए में शिक्षण पद्धति की सूचनाएं दी गई हैं और स्तंभ बी में पद्धति के फोकस की सूची दी गई है और उनको सुमेलित करें। यहीं पे आप सुमेलित कीजिए। व्याख्यान पद्धति। व्याख्यान पद्धति किससे संबंधित है? देखिए व्याख्यान पद्धति क्या होता है, इसमें जो टीचर होता है एक जगह सेंट्रलाइज्ड होकर के सामूहिक शिक्षण करता है, जिसमें बच्चे केवल सुनते हैं और देखते हैं। व्याख्यान पद्धति स्पेशली बहुत अधिक ज्ञान प्रदान करता है। तो ए का जो हो गया तीसरा हो गया। और बी जो है प्रदर्शन विधि है। तो बी प्रदर्शन विधि। तो प्रदर्शन विधि जो होता है, चीज़ें जो होती हैं जैसे प्रदर्शनी वगैरह हो गया, आप जाते हैं विभिन्न चीज़ें स्कूल कॉलेज वगैरह में प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, जिसमें साइंस से संबंधित या आर्ट एंड कल्चर से संबंधित चीज़ें जो होती हैं व्यवस्थित की गई होती हैं, या किसी भी प्रकार का मानचित्र अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वो प्रदर्शन विधि है मानचित्र के द्वारा। तो यह स्पेशली अनुभव आधारित होता है, व्यक्ति कितना या स्टूडेंट उसमें कितना निपुण है यह उस पर डिपेंड करता है। तो ए का तीसरा हो गया और बी का दूसरा। सी का देखिए क्या है, परियोजना विधि। परियोजना विधि के अंतर्गत विद्यार्थी विभिन्न कार्यकलाप एक साथ निष्पादित करते हैं और सीखते हैं। अगला है डी, सहयोगात्मक विधि। सहयोगात्मक विधि सबसे सरल है, किसी कार्य से प्रतिभागिता परख पर जोर देना, यानी किसी कार्य में भाग लेना। तो ए का तीसरा, दो में है बी का दूसरा
डी, अर्थात इसका जो उत्तर होगा डी सही होगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है। नेक्स्ट है, ज़्यादा समय न लेते हुए आज इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। भाई जिसके पास समय हो वही इस वीडियो को देखें, अन्यथा आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। मेरे विचार से यह एनटीए नेट की परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस है और एक्सप्लेनेशन बेस है। आप यहाँ पे एक्सप्लेन करके चीज़ों को सीख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन टीम शिक्षण की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से व्याख्यात करता है? टीम शिक्षण, 2 से अधिक अध्यापक शिक्षण कार्य करते हैं। अच्छा, ये टीम शिक्षण है, हमें तो नहीं लग रहा है। 2 से अधिक अध्यापक एक ही कक्षा को एक साथ मिलकर अच्छा पढ़ा लेंगे आप? 2 से अधिक अध्यापक एक ही कक्षा को एक साथ, असंभव। ए और बी तो एकदम गलत। 2 से अधिक अध्यापक अपनी विशेषता के अनुसार एक ही कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं। अच्छा, ठीक है, देखते हैं अगला। अध्यापकों की एक टीम जो विद्यार्थियों को पढ़ाने हेतु तो तैयार और उपलब्ध रहती है। इसमें जो सी है वो सबसे बेस्ट है। टीम शिक्षण का तात्पर्य होता है कि ये 2 या 2 से अधिक अध्यापक अपनी विशेषता के अनुसार, कोई भूगोल का, कोई इकोनॉमिक्स का, कोई इतिहास का, कोई संविधान का अनुसार एक ही कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते हैं। ये सबसे बेस्ट है, तो यही जो है इसका उत्तर सही है। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली साधन है? सामाजिक रूपांतरण का, व्यक्तिगत रूपांतरण का, सांस्कृतिक रूपांतरण का, उपर्युक्त सभी का। तो निश्चित रूप से आप इसका उत्तर अब तक मार चुके होंगे, उपर्युक्त सभी का। यूजीसी नेट JRF 2008 का यह पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? तर्क वितर्क, सूचना, विचार, विवाद। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट है कि तर्क वितर्क के द्वारा तो संवाद ही होता है, सूचना आती है, विवाद, सूचना के माध्यम से हम संवाद करते हैं, विवाद की स्थिति में हम तर्क वितर्क करते हैं। इसमें जो सी है ये लास्ट रिजल्ट होता है कि अंत में कक्षा में जो परस्पर संवाद हुआ उसमें कौन सा विचार जन्म लिया। नेक्स्ट है, आप आगे चल कर के यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सभी सवाल का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप उसको देखना ना भूलिए। निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया ठीक क्रम से व्यवस्थित कीजिए। वर्तमान ज्ञान को पहले ज्ञान से जोड़ना, मूल्यांकन, पुनर्शिक्षण, शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रीबद्ध करना, शिक्षण सामग्री की प्रस्तुतिकरण। तब भाई यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं आ रहा है कौन सा हो सकता है, तो आप इस आधार पर कर सकते हैं कि कौन सा प्रारंभ में हो सकता है, कौन सा लास्ट में हो सकता है। तो प्रारंभ में कौन हो जाएगा? देखिए यहाँ पे मूल्यांकन प्रारंभ में हम मान सकते हैं, मूल्यांकन प्रारंभ में मान सकते हैं। और इसमें जो होगा आपका डी सही होगा। पुनर्शिक्षण, मूल्यांकन के बाद क्या होता है? पुनर्शिक्षण होता है। इसका आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लीजिए। निम्नलिखित में शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है? तो शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग निरूपण है। यहाँ पे आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर है? नहीं है, तो विभेदीकरण। ये पहले भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन नंबर 51 का जो अध्ययन है हम अगले क्लास में करेंगे। और आज की क्लास में बस इतना ही। आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।